बड़े दिन हो गए मैंने मोदी जी के लिए कोई कविता नहीं लिखी थी, तो आज सोच रहा हूं कि एक सुनाई दूं, बट अंग्रेजी में है और आजकल मोदी जी भी भाषण अंग्रेजी में अच्छा देते हैं। The banking system is adrift. The banking system is adrift. Core banking had escaped the SWIFT. Core banking had escaped the SWIFT. Depositors are truly miffed. Why was Nirav given this gift? The time has come to explain the nation lost. Tell us who gained. देश को आज के दिन कह रहे हैं कि लगभग 21,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है और मालूम नहीं जब और जांच होगी कि कितने हजार करोड़ और का नुकसान होगा। और दूसरी बात यह है कि अभी आज सुबह की खबर यह है कि एक और शख्स ने ऐसे ही डिफरॉड दे 390 करोड़ का किया है। उसका नाम द्वारका है, वो दास भी है और सेठ भी है। 390 करोड़ के फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस। और ये सब आजकल मैं देख रहा हूं कि द सेंटर ऑफ एक्टिविटी है शिफ्टेड टू दुबई। जो भी फ्रॉड हो रहे हैं ना, कई बैंक्स उसमें दुबई में शामिल हैं। अब मैं इन बैंकों का नाम आपको बताता हूं, आपने सुने भी नहीं होंगे कभी, जिसके द्वारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट हुआ है। उन बैंकों के नाम है दुबई बैंक कीनिया, सोलेल चार्टर्ड बैंक, ट्रेड चार्टर्ड बैंक, टीएफ बैंक कॉन्ट्रैक्ट इंक, सेंचुरी बैंक कॉर्प एलआईसी। तो ये सब पॉन्जी बैंक हैं और पॉन्जी स्कीम्स हैं और दुबई के द्वारा ये फ्रॉड हो रहा है। हमें थोड़ी बहुत ये भी जानकारी है कि कुछ और लोग भी हैं जो दुबई के बैंकों के द्वारा अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ये जो इंफॉर्मेशन आई द्वारका दास सेठ के बारे में, ये जानकारी पुलिस स्टेशन अगस्त में पुलिस को मिली। कंप्लेंट अगस्त की है और जो एफआईआर लॉन्च होती है वो फरवरी की है। मतलब अगस्त 2017 में कंप्लेंट हुई और एफआईआर लॉन्च हुई फरवरी 2018 को। इस बीच सेठ साहब का मालूम नहीं द्वारका चले गए या कहीं और चले गए, मालूम ही नहीं है, गायब हो गए। तो मुझे ताज्जुब तो ये होता है कि दुनिया में सबसे महंगा चौकीदार हमारा प्रधानमंत्री है। घर भी मिलता है, हवाई जहाज भी मिलता है, चौकीदारी भी करते हैं। उनकी रेख देख में ऐसा क्यों हो रहा है? और याद है आपको कि जब 1,76,000 करोड़ का आरोप लगा था यूपीए में, तो मोदी जी रोज के रोज बयान देते थे कि लूट गए, हिंदुस्तान को लूट लिया, कांग्रेस पार्टी करप्ट है, ये है वो है। हालांकि वो प्रिजम्पटिव लॉस था, वो एक्चुअल लॉस नहीं था। लेकिन अदालत ने कह दिया कोई स्कैम ही नहीं था। ये जो बैंकिंग स्कैम है
ये तो रियल लॉस है, ये तो एक्चुअल नुकसान है, इसमें कोई प्रिजम्पटिव लॉस नहीं है। तो मोदी जी चुप क्यों हैं? कितने दिनों तक चुप रहे और फिर आज बयान देते हैं, कल बयान देते हैं कि हाँ हम इनको जल्द वापस ले आएंगे। आपने जाने क्यों दिया? आप तो चौकीदार हो, आपने पहले जाने क्यों दिया? आने की बात तो हम बाद में करेंगे, पता नहीं कब लाओगे, कितने लोग आप ला चुके हो। आपको मालूम है कई शख्स को आपने जाने दिया, वो अभी भी वहां बैठे हुए हैं, कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई किसी और सिटीजनशिप लेकर बैठा हुआ है, और ये भी सुना है कि इन्होंने भी कोई और सिटीजनशिप ले ली है। और हमारे चौकसी भाई का क्या हुआ? अब आपके भी हैं, अभी भी हैं चौकसी भाई या थे? मतलब कि आपका तालमेल इन लोगों के साथ है, जो आपका वो है ना वाइब्रेंट गुजरात, उसमें ये शामिल रहते हैं। बड़े बड़े लोगों, आपके जो बड़े बड़े लोग हैं भाजपा के, चाहे वो स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मुख्यमंत्री हो महाराष्ट्र के, उनके साथ आना जाना है, और आपका यहां मतलब कि चौकीदारी है। तो ये हो क्या रहा है? तो वो तो था 2G, और आज से हम इसको कहेंगे निमोजी। ये निमोजी हो गया। अब हम आपसे 4 आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी से। द फर्स्ट, that the swift communication system of all banks will be connected to their core banking system in 30 days. The Prime Minister must assure this country, must commit to the people of India, that the swift communication system of all banks will be connected to their core banking system in 30 days. 2, that every SWIFT message in the past 5 years will be checked by the banks to report if they are supported by genuine business transactions, to expose any other frauds that are yet to be detected. This should also be done in the next 30 days. We want the Prime Minister to assure this country. 3, the Reserve Bank of India must conduct a forensic audit of all SWIFT communications and SWIFT messages, matching them with underlying transactions within 60 days, and report that to the people of India through a report which should be made public. And 4, that accountability, please mark this, of the Finance Ministry, of the RBI, and the management of defaulting banks must be fixed in the next 60 days. क्योंकि जब तक ये आश्वासन प्रधानमंत्री नहीं देंगे, तब तक देश की जनता को लगेगा कि जो शासन है वो इन लोगों का साथ दे रहा है। प्रधानमंत्री को इस बात का भी गौर करना चाहिए कि ये पैसा आम जनता का पैसा है। जो बैंक में पैसा जाता है वो आपका और मेरा पैसा जाता है, जिस पे हम लोगों ने टैक्स दिया है। उस पैसे को कोई इस्तेमाल करके अमीर हो जाए, फ्रॉड करके अमीर हो जाए, तो पहली बात तो ये है कि वो धन को वापस लेना चाहिए, और जो भी इस कंस्पिरेसी में शामिल है उसको दंडित करना चाहिए। और जिसकी रेख देख में ये हुआ है
उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर देश का बैंकिंग सिस्टम पे सवाल उठने लगे और देश की अर्थव्यवस्था पे सवाल उठने लगे तो निवेश भी नहीं आएगा, इस देश में कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के द्वारा ही सारी इंटरनेशनल ट्रेड चलती है। और मैं देख रहा हूं, और आज मैं ये आरोप लगा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो ओवरनाइट लोग करोड़पति हो गए, उनको बैंकों के पैसे के द्वारा सहूलतें मिलती हैं, जिसकी वजह से ये करोड़पति हुए हैं। मतलब कि हमारे पैसे लेकर ये लोग करोड़पति हुए हैं, क्योंकि पैसा तो हमारा है, बैंक में पैसा जो पड़ा है वो तो हमारा है, किसी ना किसी डिपॉजिटर का है। तो अगर कोई कंज्यूमर गुड्स में ओवरनाइट करोड़पति हो गया और चंदन की लकड़ी का एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भी फ्रॉडुलेंटली पकड़ा गया DRI से, और चप्पल चीन से बनती है और बात स्वदेशी की होती है और पैसा बैंक से मिलता है, तो हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप क्या कर रहे हो? आप लोगों का तो वो खासम खास हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स को कंपटीशन दे रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और RBI द्वारा जांच होनी चाहिए। और मैं RBI को कहूंगा कि अगर आप जांच नहीं करते तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे आप लोगों के खिलाफ, कि जो सत्ता पक्ष के नजदीक लोग हैं, आप उन लोगों की जांच नहीं करते, हमारा पैसा उनको लेने देते हैं बैंकिंग सिस्टम द्वारा। और एक सवाल मैं आज वित्त मंत्रालय से पूछूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक में सरकारी नॉमिनी कौन था? उसकी प्रॉक्सिमिटी किसके साथ थी? क्या वो अमृतसर से इलेक्शन नहीं लड़ा था अभी हाल ही में? और अगर अमृतसर से इलेक्शन लड़ा था तो उसको रिजाइन करवाया गया था पंजाब नेशनल बैंक से। उसकी भूमिका बोर्ड में क्या रही? क्योंकि वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का नॉमिनी था, और अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री का नॉमिनी होते हुए पंजाब नेशनल बैंक में इतना बड़ा घोटाला हो गया तो उस नॉमिनी की क्या जिम्मेदारी थी और उसको जिसने बैठाया था उसकी क्या जिम्मेदारी थी? इस सवाल का जवाब देना होगा। और एक और मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। क्योंकि वक्त आने पे एक एक ऐसे उद्योगपति की जांच होगी जिन्होंने हमारा पैसा लेकर करोड़ों रुपए बना लिए। क्योंकि जब तक बैंकिंग सिस्टम का सुधार नहीं होगा, देश की अर्थव्यवस्था का कुछ नहीं होने वाला। आज के दिन क्या हो रहा है कि बैंक कोई क्रेडिट नहीं देगा, क्योंकि बैंक खुद डरता है। जब तक पूरी तरह से कोलैटरल नहीं होगा, तो अच्छी बात है, बैंक को क्रेडिट नहीं देना चाहिए, पर उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा यह है कि जब तक क्रेडिट मार्केट में नहीं जाएगा तब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तब तक कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो जो हम सपने देख रहे हैं ना, 6.4 और 6.6 और 7% ग्रोथ, वो भी नहीं होने वाली।
और देखिए रुपया 65 पे पहुंच गया है। जो मोदी जी कहते थे देखो मैं उसको 58 पे ले आऊंगा, 56 पे ले आऊंगा, वो 65 पे पहुंच गया है। और जो देश का कॉन्फिडेंस है इन प्रधानमंत्री जी पे ऊपर, वो भी गिरता जा रहा है। और साथ साथ में ये जो बड़ी बड़ी बातें करते थे करप्शन की, मैं उनसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। ये करप्शन तो खैर आपकी रेख देख में हो ही रहा है, लेकिन जो दूसरा सवाल है कि आपने 2014 के बाद लोकपाल बिल क्यों नहीं लाए? क्योंकि बात तो आप करप्शन की करते हो। अभी आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने वो पास क्यों नहीं किया, और आपने मालूम क्या कहा कोर्ट में कि इसलिए नहीं किया क्योंकि बैठक नहीं हो सकती, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, इसलिए हमने बैठक नहीं बुलाई, इसलिए हमने तय नहीं किया कि कौन लोकपाल बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मार्च में आप मीटिंग कीजिए और नियुक्त कीजिए। तो जो सरकार चुनाव से पहले करप्शन खत्म करने की बात करती थी, लोकपाल की बात करती थी, वही प्रधानमंत्री आज लोकपाल के बारे में बात ही नहीं करते। वही प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से आदेश होता है कि आप लोकपाल बिल और लोकपाल की नियुक्ति कीजिए, क्योंकि लोकपाल बिल तो पास हो चुका है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन हिंदुस्तान में बड़ा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि सबसे करप्ट देश इस फार ईस्ट वगैरह में हिंदुस्तान है। और इसी में स्कैमस्टर्स बैठे हुए हैं जो बैंकों को लूट रहे हैं। तो आप हमेशा भाषण में कहते थे कि मैं कम सोता हूं। हमेशा कहते थे कि कम सोता हूं। नहीं, हम चाहते हैं कि आपको नींद अच्छी आए, क्योंकि जनता को तो नींद अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि उनके पैसे तो लूटे जा रहे हैं। तो जरा देश का भी ध्यान कीजिए और देश की अर्थव्यवस्था का कुछ कीजिए। जहां तक विपक्ष का सवाल है, हम पूरे सहयोग देंगे कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक रहे, हम सहयोग देंगे। लेकिन जिन्होंने ये किया है हम उनको छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, लगातार सरकार एनपीए की बात करती है, ये कहती है सारे एनपीए पिछली सरकार के दौरान हैं। आपको लगता है कि बैंक्स को 2014 के बाद जितने एनपीए क्रिएट हुए हैं उसकी एक लिस्ट वेबसाइट पे आरबीआई को ये डालना चाहिए कि कितने एनपीए? नहीं, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जिससे साफ जाहिर होगा कि हुआ कब ये हुआ है। 2014 के पहले 1% लोग इस देश की 59% संपत्ति के मालिक थे। 1% लोग। 2018 में 1% लोग इस देश की 73 संपत्ति के मालिक बन गए। 1% of the people of this country prior to 2014 owned 59% of its wealth, and in 2018 1% of the people of this country owned 73% of its wealth. Now this has happened in this time. So how has that wealth been created? Either the wealth has been created through economic growth. ये भी कोई कह सकता है कि भाई हमारी जो जीडीपी थी वो 10% हो गई, तो जनता के द्वारा वेल्थ क्रिएट हुआ, उससे संपत्ति बढ़ गई। लेकिन वो तो नीचे गिरावट आती रही उसमें जीडीपी की। तो वेल्थ कैसे क्रिएट हुई? बैंकों के द्वारा, आपके और मेरे पैसे की वजह से।
तो पैसे हमारे और वेल्थ इनकी। ये हो रहा है 2014 से, इसीलिए एनपीए बढ़े। सिब्बल साहब, अरुण जेटली ने कहा है कि रेगुलेटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है रूल्स डिसाइड करने के लिए, और दुर्भाग्यवश भारतीय राजनीति में वी पॉलिटिशियंस आर अकाउंटेबल बट नॉट रेगुलेटर्स। वेयर इज द पॉलिटिशियन अकाउंटेबल? मैं एचडी से पूछना चाहता हूं कि हाउ आर यू अकाउंटेबल? क्योंकि आपके गृह मंत्री तो कहते हैं कि आप जो मर्जी कर लो, हम तो रिजाइन भी नहीं करेंगे। आप जितना मर्जी विरोध करो, हमारी सरकार यूपीए सरकार जैसे नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। यहां आप जितने मर्जी आरोप लगाते जाओ, हम कुछ नहीं करने वाले। तो एक तरफ तो इनके गृह मंत्री ये कहते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी कहां की? अकाउंटेबिलिटी तो तब होगी ना अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री या प्रधानमंत्री ये स्वीकार करे कि हां, हमने निगरानी नहीं की। हम कहते थे कि हम देश के चौकीदार हैं, लेकिन कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि हम ज्यादा सो रहे थे। हमें यह नहीं पता था कि हमारे आंखों के नीचे क्या हो रहा है। और उस नॉमिनी को जो पंजाब नेशनल बोर्ड में बैठा हुआ था, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसने नियुक्त किया उसको? वो क्या कर रहा था? सिब्बल साहब, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑडिट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फेल हुए हैं। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, ऑडिट मैकेनिज्म है वो फेल हुआ है और सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। क्या आपको लगता है ये चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम था वो फॉल्टर हुआ है, या जो प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि वो कार्रवाई करेंगे, तो वो कितनी कार्रवाई करने में सक्षम है? अरे भाई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज तक नोट गिन रहा है, आज तक उसको पता नहीं कि कितने नोट आए डिमोनेटाइजेशन के बाद, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी हो सकती है? उस पर क्या कॉन्फिडेंस हो सकता है देश का, जो आज तक नहीं बता पाया? उसने क्या ऑडिट किया होगा? तभी तो हमने कहा कि चलिए भूल जाइए, आज तो ऑडिट कीजिए। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर्स दिन ब दिन कहते रहे कि आप अपनी कोर बैंकिंग सिस्टम को स्विफ्ट कम्युनिकेशन मैकेनिज्म से कनेक्ट कीजिए, तो वो कनेक्ट क्यों नहीं हुए? और आरबीआई क्या कर रही थी, और बैंकर्स क्या कर रहे थे, और वित्त मंत्रालय क्या कर रहा था, और पॉलिटिशियन क्या कर रहे थे? अकाउंटेबिलिटी तो टॉप टू बॉटम है ना। एक आपको उदाहरण देता हूं, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। एक मंत्री यूके की पार्लियामेंट में जब सवाल पूछा गया तो वो था नहीं। उसने आकर अगले दिन कहा कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं था नहीं, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम पुटिंग इन माई रेजिग्नेशन, एंड ही रिजाइन्ड। ये होती है अकाउंटेबिलिटी। 50 टन चंदन की लकड़ी जब्त हुई है डीआरआई के द्वारा। क्या आपने भी इसका जिक्र किया? क्या आपको लगता है कि बाबा रामदेव के द्वारा जिस तरीके से उनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, और डीआरआई के द्वारा 50 टन चंदन की लकड़ी जब्त करने से बिल्कुल साफ है कि मुफ्त का चंदन भेजे मेरे नंदन। कविता का लाइन आपको दे रहा हूं। थैंक यू। नहीं देखिए, ऐसा यही सवाल मैं उठा रहा हूं कि ये कौन से बैंक ने लोन दिया, और आपको मालूम है कि किस तरह से जमीन दी जा रही है लोगों को। सो कौन से बैंक ने लोन दिया, कितना पैसा दिया, और ये जो हो रहा है, बड़ी बड़ी स्वदेशी की बात करते हैं, ये चंदन जा क्यों रहा था? इससे तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वही इनके, दे आर नो लॉन्गर अ केज्ड पैरेट, दे आर नो लॉन्गर अ केज्ड पैरेट, दे सिंग द ट्यून of the government. They are the singing parrots. They are no longer the caged parrots. Finance Minister has also said that unethical behavior in lender-buyer relationship has to end, and industry has to get into the habit of doing ethical business. Politicians have to get in the habit of not influencing bankers. Please give this advice to the Finance Ministry. सर, आजम खान ने कहा है कि राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट
के पक्ष में ही फैसला देगा। नहीं, इसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का उनको ज्यादा मालूम है कि मुझे ज्यादा मालूम है? जो वो कहते हैं, जो व्हाई शुड आई कमेंट ऑन समथिंग लाइक दैट? सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड व्हाट इट हैज टू डिसाइड। योगी आदित्यनाथ मथुरा में गए हैं, तो क्या राम मंदिर के बाद अब कृष्ण मंदिर एजेंडा रहेगा? तो मुझे नहीं मालूम उनका क्या एजेंडा है। सर, दिल्ली का जो घटनाक्रम रहा है और जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट का घटनाक्रम सामने आया, केजरीवाल के सर पर छापा पड़ा, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए, पूरे घटनाक्रम को अगर देखें, आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, दिल्ली से सांसद रहे हैं, तो ये पूरा घटनाक्रम क्या साबित करता है और क्या आपको लगता है कि इसमें दखलंदाजी हो रही है संवैधानिक? ये साबित करता है कि 2014 में जनता ने बड़ी भारी गलती की और जो हम कह रहे थे वो सही था, क्योंकि हमें मालूम है कि इनको कोई अनुभव नहीं है देश चलाने का, ना मोदी जी को ना किसी और को। हमने बिठा तो दिया, लेकिन बिना अनुभव के लोगों को बिठा दिया। मोदी जी सरकार नहीं चलने देते और यहां दिल्ली की सरकार कुछ कर नहीं पाती, और साथ साथ में दिल्ली की सरकार ऐसा वातावरण बना दिया है कि कोई करना भी चाहे वो भी नहीं कर पाता। तो अब 2019 में आप तय कीजिए क्या करेंगे, क्योंकि जब हमारी सरकार यहां थी उस समय कोई ऐसी दखलंदाजी नहीं थी। उस समय जब भाजपा की सरकार भी थी, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थे, तब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, कभी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हमें मालूम है कि काम कैसे करवाना है। हमें मालूम है कि जो हमारा जो छोटा व्यापारी है उसको कैसे खुश रखना है। हमें मालूम है कि देश की आमदनी कैसे बढ़ानी है। हमें मालूम है कि उन्नति कैसे होगी, देश आगे कैसे बढ़ेगा। हमें मालूम है, हम करते रहे हैं। मोदी जी कहते हैं हमने पिछले 60 साल कुछ नहीं किया, मोदी जी भूल गए। उनको ये समझते हैं कि IITs मोदी जी ने बनाई थी, DRDO मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, DRDO का। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थी, ये इन्होंने बनाई थी। बड़े बड़े डैम्स थे, इन्होंने बनाए थे। जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, स्वतंत्र हुए, तो हमारी जो लिटरेसी थी तो वो 16% थी, वो आज 74% हो गया। इनकी वजह से हुआ है। जो IT रेवोल्यूशन लाए थे वो मोदी जी लाए थे। जो हमने 1974 में मिसेस गांधी ने किया या मोदी जी ने किया था। जो इतने सालों से चैन की वजह से देश आगे बढ़ रहा था, वो मोदी जी की देन थी। जो 21 साल के 19 साल 18 साल के बच्चों को हमने राइट टू वोट दिया, क्या मोदी जी ने दिया था? जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाए थे, क्या मोदी जी लाए थे? राइट टू एजुकेशन क्या मोदी जी ने दिया था? क्या बात कर रहे हैं मोदी जी? जब इतिहास का नहीं मालूम है तो काहे को ऐसे जुमले करते हो? पहले इतिहास सीखो, पहले पता करो कि तक्षशिला यहां पे नहीं है, कहीं और था। कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी आप अमेरिका में जाके बोले $9 ट्रिलियन, वो नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि जब ढांचा बन जाता है ना, तो जो पुताई करता है वो कहता है कि देखो मैंने ही ढांचा बनाया। ये पुताई करने वाले हैं, इनको पुताई करने का भी एक्सपीरियंस नहीं है। Sir, it seems it's an altogether different question. Please. Is Mr. Manishankar back in the Congress party? He was seen yesterday in the AICC. I have a question regarding that. Is he being once again inducted in the party? I did not see him, but he must have been. I also saw in the newspaper that he was seen. So I'll get you. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने हंगामा किया, कहा संघी चेहरा नहीं चाहिए। क्या राष्ट्रपति के पद पर इस तरह की चीजें कहना कितना नहीं, देखिए मैं समझता हूं कि जो भी उस पद पे बैठा हो उसकी पूरी इज्जत होनी चाहिए, और जो भी पद पे बैठा हो अपने पद की भी उसको पूरी तरह से इज्जत करनी चाहिए। दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इस बात का हमें खेद है कि एक विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर नियुक्त हुआ था आज, और राष्ट्रपति जी ने
हाँ भी कर दी थी, आज वो फैसला वापस ले लिया गया। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। सर, आपने कहा कि इतना चंदन जा कैसे रहा था और बैंक कैसे लोन दे रही है, तो आपकी सरकार जब थी उस वक्त केंद्र की सरकार की तरफ से और उत्तराखंड सरकार की तरफ से इतनी जांच हुई, लेकिन कोई सबूत तो मिला नहीं उनकी कंपनी के खिलाफ। हो सकता है, क्योंकि कई चीजों में सबूत नहीं मिला और जहां सबूत मिला वो भी उलट हो रहा है। ये बात सही है आपकी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जैसे मैंने कहा, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। बहुत बहुत हाँ। प्रोग्राम में अरुण जेटली ने अभी कहा कि ग्लोबल बिजनेस समिट में कि धोखाधड़ी इतने दिनों से हो रही थी, इतनी बड़ी तादाद में, लेकिन किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनको मालूम था हो रही है, तो आवाज क्यों कोई उठा था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हरियाणा के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पहले गीता पढ़ाया जाता था, अब गायत्री मंत्र भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। कई लोग नहीं कह रहे कि सेक्युलर संस्था है, जहाँ एक सेक्युलर एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ इस तरह से एक धर्म विशेष एक मंत्रोच्चारण। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, जो शिक्षा मंत्रालय है वहाँ का, उसने तय करना है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और बच्चे और पेरेंट्स को तय करना है। लेकिन हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को तो गायत्री मंत्र वैसे भी याद है। पहले गीता का ज्ञान और अब गायत्री मंत्र तो अब ठीक है, अब जब तो तय करेगी, देश तय करेगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना।